Hello everyone, good afternoon sir and good afternoon my dear batchmate. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Moni Kumari from ANM Training School बनवनखी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि डिजीज से रिलेटेड टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम हिंदी में क्षय रोग कहते हैं और शॉर्ट में हम इसे टीबी कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं टीबी क्या होता है, टीबी कैसे फैलता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या पॉजिटिव एजेंट होते हैं, इसके फिर क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या डायग्नोसिस होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन, ट्यूबरकुलोसिस एक क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज है जो कि गंभीर और दीर्घकालीन लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। ये मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों में होता है, लेकिन महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इस बीमारी के होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो चलिए फिर हम लोग इसके टाइप्स को जानते हैं। ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, पुल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी। पुल्मोनरी टीबी में ये मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है और एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी में ये हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लिम्फ नोड टीबी होगा तो वो हमारे लिम्फ नोड को अफेक्ट करेगा, स्केलेटन टीबी होगा तो वो हमारे स्केलेटन को अफेक्ट करेगा, टीबी मेनिंजाइटिस होगा तो ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेगा, टीबी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होगा तो ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को अफेक्ट करेगा, और टीबी पेरिकार्डिटिस होगा तो ये हमारे हार्ट को अफेक्ट करेगा। फिर हम चलते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट मतलब किस बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। तो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि एरोबिक होता है, एसिड फास्ट होता है, नॉन मोटाइल होता है और रड शेप का होता है। तो अब हम लोग जानेंगे एरोबिक क्या होता है। एक एरोबिक क्या होता है, बैक्टीरिया 2 टाइप का होता है, एक एरोबिक होता है और अनएरोबिक होता है। तो जानेंगे हम लोग एरोबिक क्या होता है। एरोबिक वैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें बढ़ने के लिए, जीवित रहने के लिए और अपनी सारी प्रक्रिया करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग जानेंगे एसिड फास्ट क्या होता है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया का एक समूह है जिनकी जो माइकोबैक्टीरियम जिनकी कोशिका भित्ति में उच्च मात्रा में माइकोलिक एसिड होता है। तो हम लोग जानेंगे माइकोलिक एसिड क्या होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल वॉल में एक लिपिड फैक्टर होता है जिसे हम लोग माइकोलिक एसिड कहते हैं। फिर हम लोग जानेंगे इसके रिस्क फैक्टर को। रिस्क मतलब किस किस चीज में रिस्क होता है कि टीबी इन्फेक्टेड होने का चांस होता है। तो जैसे पहला हो गया माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। अगर किसी व्यक्ति को पोषक आहार अच्छे से नहीं मिल पाता है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति में ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस अधिक होते हैं। फिर आता है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी में भी उसे पोषक आहार नहीं मिल पाता, उसका रहन सहन अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण उस व्यक्ति में टीबी होने के चांसेस अधिक होते हैं। फिर आता है ओवर क्राउडिंग इन्वायरमेंट, मतलब अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त वातावरण। अब जहाँ अत्यधिक भीड़ भाड़ होगा वहाँ अगर कोई व्यक्ति टीबी से इन्फेक्टेड है तो वो जो बोलेगा तो उसके सलाइवा के थ्रू हम लोग श्वसित कर सकते हैं, वो इन्फेक्टेड हम लोग हो सकते हैं। फिर आता है लैक ऑफ एजुकेशन, जहाँ शिक्षा की कमी होगी। तो फिर हम लोग चलते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड पे। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है उद्भवन काल, मतलब ये कितने लंबे समय तक चलता है। इंक्यूबेशन पीरियड किसी व्यक्ति के शरीर में अगर रोग उत्पन्न करने वाला कारक प्रवेश करने से लेकर उसके जब तक सारे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं तब तक के बीच की अवधि को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन, टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड 3 वीक से 6 वीक तक का होता है। तो अब हम लोग जानेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, टीबी कैसे फैलता है। टीबी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है। जैसे हो गया स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, मतलब खांसने से, बोलने से, छींकने से इन्फेक्टेड होता है। टीबी के मेन 2 सोर्स होते हैं, जैसे मेन हिमसेल्फ हो गया और एक आता है बोवाइन। तो अब हम लोग जानेंगे मेन हिमसेल्फ क्या होता है। किसी भी इन्फेक्शन का सबसे मेन सोर्स मनुष्य स्वयं होता है। फिर हम लोग जानेंगे बोवाइन क्या होता है। जैसे इन्फेक्टेड मिल्क और इट्स प्रोडक्ट, अगर कोई मिल्क इन्फेक्टेड है तो उससे बना प्रोडक्ट भी इन्फेक्टेड ही होगा। हम लोग अगर उसको यूज करेंगे तो हम लोग में टीबी होने के चांसेस हैं। फिर आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में आता है जैसे खांसी, 3 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी रहना, फिर रात को बुखार आना, मतलब अब पूरा दिन कोई थकावट रहेगी तो रात को बुखार आएगा। फिर आता है एनोरेक्सिया, भूख में कमी आएगा। अब भूख में कमी आएगा तो वजन में कमी भी आएगा, वेट लॉस होगा। उसके बाद आता है चेस्ट पेन। फिर आता है डिस्पेनिया, श्वसन में कठिनाई।
श्वसन में प्रॉब्लम, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कभी डीप ब्रीथिंग हो जाता है और कभी स्लो ब्रीथिंग हो जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे इसके डायग्नोसिस को, निदान इसका कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में पहला है हिस्ट्री टॉकिंग। हिस्ट्री टॉकिंग में 2 टाइप का आ गया, एक जैसे टीबी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, एक आता है पर्सनल क्वेश्चन। अब जैसे कोई पेशेंट है तो हम उससे पर्सनल क्वेश्चन पहले पूछेंगे, आपका नाम क्या है, फिर आपका घर कहाँ है, और फिर टीबी रिलेटेड क्वेश्चन में हो जाएगा क्या आपको इससे पहले टीबी हुआ है, अगर हाँ हुआ है तो सबसे पहले आपको किस टाइप का सिम्टम्स फील हुआ है, कितने दिन तक, किस टाइम से था, अभी आप स्मोकिंग करते हो या नहीं, ये सब हम लोग बात करेंगे। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले हम लोग लंग्स चेक करेंगे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, पहले हम लोग लंग्स चेक करेंगे। उसके बाद आता है चेस्ट एक्सरे, फिर आता है स्पूटम चेक एसिड फास्ट बेसिलाई द्वारा, फिर होता है ब्लड चेकअप, फिर आता है टिश्यू बायोप्सी। टिश्यू बायोप्सी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग टिश्यू का सैंपल कलेक्ट करके पता करते हैं ये व्यक्ति में टीबी से इन्फेक्टेड ये व्यक्ति है या नहीं, हम लोग टीबी से संक्रमित व्यक्ति का पता लगाते हैं। फिर आता है FNAC का फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसके थ्रू हम लोग सेल का सैंपल लेते हैं, सेल के सैंपल के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि इस व्यक्ति में टीबी का इन्फेक्शन है या नहीं। फिर आता है मेंटॉक्स टेस्ट, ये इंट्राडर्मल टेस्ट होता है। PPD प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव को हम लोग इंट्राडर्मल के आर्म के नीचे इंजेक्ट करते हैं और उसे 48 से 72 घंटे तक रखते हैं। अगर उसमें 10 मिलीमीटर से ज़्यादा स्वेलिंग या रेडनेस होता है तो वो टीबी पॉजिटिव है, अगर उससे कम होता है तो टीबी नेगेटिव है। फिर हम लोग आते हैं इसके मैनेजमेंट पे, इसका जैसे ईयरली स्टेज में इसका डायग्नोसिस करेंगे, फिर इंडिया में 1993 के अंडर RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अंडर डॉट्स प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। डॉट्स प्रोग्राम जिसे डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसके अंतर्गत 5 ड्रग्स आता है जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, एक एंटीबायोटिक होता है, फिर आता है आइसोनियाजिड आता है, फिर रिफाम्पिसिन आता है, फिर पायराजिनामाइड आता है और इथाम्ब्यूटोल आता है। इस ड्रग्स को 2 फेज में दिया जाता है और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वेट। 2 फेज इसका होता है, इंटेंसिव फेज होता है, एक होता है कंटिन्यूअस फेज। इंटेंसिव फेज में हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल ये 4 देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो एंटीबायोटिक है, ये 4 देते हैं हम लोग। 8 वीक में हम लोग 56 डोज देते हैं। और फिर आता है कंटिन्यूअस फेज जिसमें हम लोग ये 3 देते हैं, आइसोनियाजिड हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया और इथाम्ब्यूटोल, ये 3 हम लोग देते हैं, जो कि 16 वीक में हम लोग 117 डोज देते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू।